तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 12। क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, तो इसलिए सेकंड ईयर का जो पहला चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 12। तो इसमें जो सबसे पहले हम ब्रांच डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स की, उसको हम बोलते होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये दो मज़ीद अल्फाज का मजमूआ है। एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो वर्ड निकला है इलेक्ट्रिक चार्जेस से और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम चार्जेस को डिस्कस करेंगे रेस्ट पर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो कह सकता हूं द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मजीद आगे डिस्कस करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड करेंगे। तो कहाँ पर चार्जेस हम देखते हैं कि रेस्ट की हालत में है और कोई ना कोई फिनोमेना हो रहा है। तो सबसे पहली एग्जांपल लेता हूं कि बचपन में हम अक्सर अपने सर में पेंसिल को रब करके कुछ कागज के टुकड़ों के ऊपर लेकर जाते थे, तो वो कागज के टुकड़े उस पेंसिल की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते थे और जमीन से अगर जमीन पर पड़े होते थे तो वो पेंसिल के साथ चिपक जाते थे। इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं। कभी कभी हम बर्थडेज पर बैलून्स को, गुब्बारों को अपने सर के ऊपर रब करते हैं और दीवार के साथ चिपका देते हैं। ये भी किसकी एग्जांपल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। बिकॉज वहां पर भी जो चार्जेस होते हैं वो रेस्ट की हालत में होते हैं और वो कोई ना कोई फिनोमेना कर रहे होते हैं। वो फिनोमेना हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप सर्दियों में, विंटर्स में कभी कभी अपने बालों में अगर आप कंघी कर रहे हो तो थोड़ी देर बाद अगर कंघी को बालों के करीब लेकर जाएं तो बाल आपके कंघी की तरफ उठना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी किसकी एग्जांपल है? इसी की एग्जांपल है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल लाइटनिंग है। आप दूर दराज देखते हैं कि बादलों के दरमियान एक बिजली सी चमक रही है, एक लाइट सी प्रोड्यूस हो रही है। या फिर कभी कभी रेयरली आप ये देखते हैं कि जमीन और बादलों के दरमियान आपको लाइट दिखाई देती है, जिसको आप बोलते हैं आसमानी बिजली। तो ये भी किसकी एग्जांपल है? चार्जेस एट रेस्ट की एग्जांपल है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक एग्जांपल है। तो वो बाद में डिस्कस करते हैं कि वो किस वजह से ये लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही होती है या किस वजह से ये पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो इसी डेफिनेशन पर दोबारा गौर करते हैं। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब चार्जेस को हम रेस्ट पर स्टडी करेंगे अंडर एक्शन ऑफ सम इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो चार्जेस क्या है? चार्ज क्या है? ये प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक बॉडी है जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रिक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है। मतलब चार्ज जस्ट एक प्रॉपर्टी है किसी भी इलेक्ट्रिक बॉडी की। तो चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा? कूलम। मतलब इसको मेजर किस में किया जाता है? कूलम में मेजर किया जाता है। तो चार्जेस दो टाइप के होते हैं मेनली, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और नेगेटिव चार्ज को हम माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव चार्ज है, जो नेगेटिव चार्ज है, इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यहां पर हमारा एक और कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया कि चार्ज को हम किस में मेजर करते होते हैं? कूलम में, क्योंकि हमने यहां पर जो यूनिट इस्तेमाल किया है वो क्या किया है? कूलम। और प्रोटॉन के ऊपर भी कितना चार्ज होता है? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यहां से हमें एक और बात समझ आई कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब जो एक जैसे चार्जेस होंगे ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मसलन यहां पर हमारे पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है। लाइक का क्या मतलब होता है? एक जैसे।
मतलब दोनों हमारे पास एक जैसे चार्जेस हैं। एक को मैंने Q1 का नाम दे दिया है क्योंकि मैंने कहा था कि मैं Q से रिप्रेजेंट करूंगा चार्ज को, Q1 का नाम दे दिया है। इसको मैंने Q2 का नाम दे दिया है। तो ये क्योंकि लाइक चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर फेंकेंगे। मसलन फॉर एग्जांपल जैसे बचपन में हम मकनातीस के जरिए खेलते थे कि दो मकनातीस लेते थे, एक मकनातीस को अगर हम दूसरे मकनातीस के पास लेकर जाते थे, मैग्नेट के पास लेकर जाते थे, तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेता था। या फिर कभी कभी इस तरह होता था कि एक मैग्नेट को जब हम दूसरे मैग्नेट के करीब लेकर जाते थे तो वो उससे दूर भागता था। मतलब या तो वो उस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा होता था या वो उसको रिपेल कर रहा होता था। तो इसी तरह चार्जेस में भी होगा कि जब दो एक जैसे चार्जेस होंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। तो Q1 Q2 को किस तरफ फेंकेगा, उस तरफ, मतलब इस तरफ फोर्स लगाएगा, और Q2 इस Q1 के ऊपर किस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा। अब चौथी प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। इसी तरह नेगेटिव चार्ज अगर दोनों हम लाइक चार्जेस लेंगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, मसलन हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया जो एक जैसे नहीं होते, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मसलन Q1 मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और Q2 मेरे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ, और ये जो चार्ज है Q2 ये Q1 को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये एक दूसरे के साथ मिलने की कोशिश करेंगे। अब ये जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ये आते कहां से हैं, कहां पर होते हैं ये इलेक्ट्रॉन और कहां पर होते हैं ये प्रोटॉन, इसका एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। आपने ये सारा पहले देखा होगा। मसलन जो हमारी यूनिवर्स है ये मैटर से बनी हुई है। मैटर हमने फर्स्ट ईयर में देखा था कि हर वो चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करती है और वेट रखती है क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। अब मैटर छोटे छोटे जर्रों से मिलकर बना है जिनको हम बोलते होते हैं एटम्स। और एटम्स में एटम के अंदर कुछ और जर्रे होते हैं जिनको हम बोलते होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब उनका कुछ ना कुछ मास होता है और उनके ऊपर उनका कुछ ना कुछ मास होता है और उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। मसलन ये मैंने एक एटम की पिक्चर बनाई है। इसके अंदर, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, दो बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं। एक को हम बोलते होते हैं न्यूट्रॉन और दूसरे को हम बोलते होते हैं प्रोटॉन। न्यूट्रॉन जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक न्यूट्रल जर्रा है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ शेल्स होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं, या कुछ मदार हम बोलते होते हैं, वो होते हैं। इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब क्योंकि हमने स्टार्ट में ही देख लिया था कि जितना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है इतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। अब ये जो एक एटम है ये एक न्यूट्रल जर्रा होता है। इसके न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं इतने ही इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। तो जितना प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज होगा इतने ही इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होगा। तो क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ये एक न्यूट्रल जर्रा बन जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो इसके अगर न्यूक्लियस के अंदर 8 ही प्रोटॉन है तो ये क्या बन जाएगा, एक न्यूट्रल जर्रा बन जाएगा। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन चार्ज फिर कैसे आएगा, अगर मैं किसी तरीके से इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं। अब अगर ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकाल दिया, बाकी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 7 इलेक्ट्रॉन बच गए। लेकिन प्रोटॉन कितने थे, 8 प्रोटॉन थे। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन को कैंसल आउट कर देते हैं, लेकिन एक प्रोटॉन जितना चार्ज फिर भी इसके अंदर रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और इसको हम बोलते होते हैं पॉजिटिव आयन। मतलब इस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं, तो अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं तो पहले इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन। एक मैंने और ऐड किया, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन प्रोटॉन कितने थे, वही 8 प्रोटॉन थे। ठीक है, प्रोटॉन मैंने नहीं चेंज किए।
तो इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास बढ़ गया, तो 8 प्रोटॉन कैंसल आउट करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिर भी बढ़ गया, तो इस पूरे होल एटम के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आ जाएगा। तो ये पूरा जो एटम है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो इस तरह किसी भी बॉडी के ऊपर ना तो हम पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे, और ना ही हम पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रॉय करते हैं, बल्कि हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज को ट्रांसफर करते हैं। तो जिससे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरी बॉडी के ऊपर, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह हम चार्जेस क्रिएट करते होते हैं बॉडीज के ऊपर। तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे थे, मसलन दोबारा इसी कंसेप्ट पर आते हैं। यहां पर हमने कहा था कि पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये कोई ना कोई एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि फोर्स को हम किस तरह डिफाइन करते होते हैं, फोर्स को हम कहते होते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर पुल या पुश को हम क्या कहते होते हैं, फोर्स। तो यहां पर देखें कि ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है दूसरी तरफ, और Q2 Q1 के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है। तो ये एक दूसरे को फोर्स लगाकर रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। या ये चार्जेस हैं, Q1 इस Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है और Q2 Q1 को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है इन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई ना कोई फोर्सेस होती हैं, जिनको हम क्या बोलते होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, ये रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं, ये जो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस होती हैं, ये एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर ने कैलकुलेट की थी, जिसका नाम था कूलम। और उसने फिर इन्हीं को जनरलाइज करके एक लॉ बना दिया था, जिसको हम बोलते होते हैं कूलम्स लॉ, जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। तो अब अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। कि मैंने शुरू में कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक एग्जांपल है कि हम अगर कुछ फर्ज कर लें कि ये पीसेज ऑफ पेपर मैंने रख दिए हैं यहाँ पर, और मैं एक पेंसिल लेता हूँ, इसको अपने सर के अंदर रब करता हूँ। तो अगर मैं इन पीसेज ऑफ पेपर के ऊपर इस पेंसिल को लेकर जाऊंगा, तो ये पीसेज ऑफ पेपर इस पेंसिल की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं इसको सर पर रब कर रहा हूं इस पेंसिल को, तो इस पे से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन की वजह से मेरे सर के अंदर दाखिल हो जाएंगे, तो मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पेंसिल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिस चार्ज की वजह से ये इन पीसेज ऑफ पेपर को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं, अभी नहीं किया तो थोड़ा सा और रब कर लेते हैं, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ये देखें, ये इसके ऊपर कुछ पीसेज ऑफ पेपर अट्रैक्ट होकर आ गए। यहाँ से क्लियर व्यू नहीं है, तो यहाँ से आप देखेंगे ये कुछ पीसेस को इसने अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ। तो यहाँ से ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, हाँ ये चीज़। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने जनरल थोड़ी डिस्कशन कर ली इस चैप्टर के बारे में, और कल इंशाल्लाह हम एक लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर लॉन्ग में ना भी आए तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन वो ज़रूर बनता है।